लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन, इस टर्म पे आपका टॉपिक है कार्बोएनायन। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट में 5 रिएक्शन इंटरमीडिएट आपको पढ़ाए गए थे, जिसमें से पहला कार्बोकैटायन था, दूसरा कार्बोएनायन था, तीसरा फ्री रेडिकल कार्बीन नाइट्रीन। इसमें से कार्बोकैटायन आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे कार्बोएनायन। ठीक है, तो अगर हमने जैसे पढ़ा था कि कार्बन पर ये स्ट्रक्चर था कार्बोकैटायन पे, हमने पढ़ा था कि कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। लेकिन जब हम कार्बोएनायन पे आते हैं तब हम देखते हैं कि कार्बन पे क्या है, निगेटिव चार्ज, यानी कार्बोकैटायन में कार्बन निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें पहली चीज जो हम देखेंगे कार्बोएनायन में पहली चीज है कि कार्बोएनायन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज है। ऐसा हमने क्यों कहा? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। निगेटिवली चार्ज का मतलब है कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज होता है। क्लियर होगी बात? तो अब इफिशिएंट क्यों का सवाल आता है? इफिशिएंट से मतलब होता है कि यहाँ पर ऑक्टेट इसका क्या कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पहला सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर काउंट करें तो बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकते हैं। तो काउंटिंग का तरीका वही है कि सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे निगेटिव चार्ज से, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। यानी कार्बोएनायन हमारा 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। और जब किसी स्पीशीज में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कार्बोएनायन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। और जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये कहलाएगी न्यूक्लियोफाइल। मतलब कंप्लीट ऑक्टेट स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। यानी कार्बोएनायन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और जब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया तो लुईस ने क्या कहा था, लुईस बेस, यानी इनका एक नाम क्या हो गया, लुईस बेस की तरह ये बिहेव करेंगे। ठीक है, तो यानी हमें कितनी चीजें पता लगी यहाँ से, 5 चीजें कि कार्बोकैटायन क्या है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। निगेटिवली चार्ज का मतलब है, निगेटिवली चार्ज से मतलब है कि कार्बन पे निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज से मतलब है कि इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होगी, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ऑक्टेट कंप्लीट स्पीशीज को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। लुईस ने दूसरा नाम दिया था लुईस बेस भी कहते हैं। अब अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन पे आए तो हम आसानी से हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है
कि आप इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कैलकुलेट कर लें। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कार्बोकैटायन में 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, और निगेटिव चार्ज को हम कह सकते हैं कि ये लोन पेयर की तरह वर्क करेगा, 1 लोन पेयर। जब किसी चीज का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। सबसे सिंपल तरीका है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन कार्बो एनायन को हम देंगे तो इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक पेयर अगर हमारा s में चला गया, हाइब्रिडाइजेशन अगर हम निकालेंगे तो एक s में चला जाएगा, और एक पेयर px में, एक पेयर py में, एक पेयर pz में। और जब एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन डिस्टॉर्शन करते हैं। अगर हम वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को देखें तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड यानी खराब होकर, विकृत होकर पिरामिडल रह जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह हो गया, पिरामिडल शेप या पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है इसकी। ठीक है, एक चीज और है कि कार्बन की अगर यहाँ पर हम वैलेंसी देखें तो कार्बन की वैलेंसी जो निकल के आएगी वो 3 होगी, यानी कार्बो एनायन में कार्बन ट्राईवैलेंट स्टेट में उपस्थित होता है। सी एटम क्या लिखेंगे, ट्राईवैलेंट स्टेट। कार्बन एटम किसमें है, ट्राईवैलेंट स्टेट में उपस्थित है। अच्छा, एक चीज और रह गई कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो स्पेसीज डायामैग्नेटिक नेचर शो करती है, और अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक करती है। कार्बो एनायन के केस में अगर देखा जाए तो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जोड़े में है, तो यानी ये शो करेगा डायामैग्नेटिक नेचर। यानी कार्बो एनायन क्या होता है, डायामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कार्बोकैटायन जो होता है, कार्बो एनायन में जो है वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज है, यानी कार्बन पे निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट से मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने काउंट किया है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, और जब किसी स्पीशीज में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर किसी स्पीशीज का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसे न्यूक्लियोफाइल क्या कहा जाता है, यानी कार्बो एनायन न्यूक्लियोफाइल के तरह या समान बिहेव करेगा। और लुईस ने न्यूक्लियोफाइल का एक और नाम दिया था जिसे लुईस बेस भी कहते हैं, यानी कार्बो एनायन को हम लुईस बेस भी कह सकते हैं। इसमें अगर देखें तो 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है। अगर हाइब्रिडाइजेशन को हम कैलकुलेट करें तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसमें से एक s में चला जाएगा, एक px में, एक py में, एक pz में। और जब एक s 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं तो उसे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यानी कार्बो एनायन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। साथ ही साथ इसका शेप टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका शेप पिरामिडल होता है, क्योंकि इस निगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन इसे
इसके शेप को डिस्टॉर्टेड कहते हैं। अगर बैलेंसी शेप को देखा जाए तो डिस्टॉर्शन की वजह से इसका शेप टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्टेड होकर पिरामिडल हो जाता है। साथ ही साथ कार्बो एनायन में कार्बन एटम की ट्राईवैलेंट स्टेट में उपस्थित होता है, यानी कार्बन एटम ट्राईवैलेंसी को शो करता है। और आखिरी चीज होती है कि कार्बो एनायन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक नेचर को शो करता है। अब हम बात करेंगे कार्बो एनायन के क्लासिफिकेशन की और स्टेबिलिटी की। क्लासिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली कार्बोकेटायन 3 तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के, 3 टाइप्स के होते हैं। जिसमें से पहला होता है प्राइमरी कार्बो एनायन, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, तीसरे तरीके का कार्बोकेटायन होता है टर्शरी। प्राइमरी को हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी कह सकते हैं, सेकेंडरी को हम कह सकते हैं 2 डिग्री और टर्शरी को हम कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब अगर हम स्टेबिलिटी को देखें तो कार्बोकेटायन के केस में था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट द्वारा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते थे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट से घटा देते हैं। लेकिन कार्बो एनायन के केस में ये रिवर्स होता है, यानी कहने का मतलब है मेरा कि कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से डिक्रीज करते हैं, जबकि माइनस आई इफेक्ट से इंक्रीज करते हैं। यानी कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को हम प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से घटा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट को करने वाले ग्रुप द्वारा बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखें तो होगा क्या, CH3 CH3 CH नेगेटिव चार्ज, ये 3 डिग्री कार्बो, इसको हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बो एनायन। अगर एक मिथाइल ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से, तब ये हो जाएगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और उसे हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बो एनायन। इसके बाद हम आते हैं इस वाले कार्बन। इसमें क्या करते हैं, CH3 को भी रिप्लेस कर दिया हमने H से, ये कहलाएगा 1 डिग्री कार्बो एनायन। और अगर इस मिथाइल ग्रुप को भी हम रिप्लेस कर दें तो बनेगा जाके SCHH, मिथाइल कार्बो एनायन का नाम होता है। यानी हम इसको कहेंगे मिथाइल कार्बो एनायन। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटाएगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो मिथाइल ग्रुप कार्बो एनायन में 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कभी भी इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता है, ना तो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ना ही प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा,
ठीक है। अगर यहाँ पर हम आए तो होगा क्या कि मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की ओर शिफ्ट होगा, और जब ये कार्बन की ओर शिफ्ट होगा तो कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ेगा तो इसके पास पहले से ये 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसे रखने की इसके पास कैपेसिटी नहीं होती है। इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी मिथाइल कार्बोएनाइन से डिक्रीज हो जाती है, यानी 1 डिग्री कार्बोएनाइन मिथाइल कार्बोएनाइन से लेस स्टेबल होता है। अगर हम नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट पे क्या है कि यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मतलब कहने का है कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं और प्राइमरी में 1 लगा है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पर 1 शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन 2 मिथाइल ग्रुप के इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। जब शिफ्ट होंगे तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्राइमरी कार्बोकेटायन के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगी। जब ज़्यादा बढ़ेगी तो ये यानी सेकेंडरी कार्बोएनाइन प्राइमरी कार्बोएनाइन से लेस स्टेबल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आए तो ये काम यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट 3 ग्रुप शो कर रहे हैं, 3 मिथाइल ग्रुप शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों कार्बोएनाइन यानी 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोएनाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा बढ़ेगी। जब ज़्यादा बढ़ेगी तो इसकी स्टेबिलिटी इन तीनों से कम हो जाएगी, यानी 3 डिग्री कार्बोएनाइन लीस्ट स्टेबल होता है और मिथाइल कार्बोएनाइन मोस्ट स्टेबल होता है। यानी प्लस आई इफेक्ट कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को घटा देता है। इसी वजह से मिथाइल कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोएनाइन से अधिक होती है। यानी एक लाइन लिख लेंगे यहाँ पर हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स decreases the stability of कार्बोएनाइन by plus I effect। अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट जो ग्रुप शो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट द्वारा बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें क्या होता है कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट को अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं,
और ये कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इफेक्ट द्वारा इंक्रीज कर देते हैं। अगर हम 3 एग्जाम्पल लें, अगर ये 4 एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो हम देख सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है। क्लोरीन जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट को शो करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज़ होती है इंडक्टिव इफेक्ट में, यानी आपके प्रेरणिक प्रभाव में, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं कार्बो एनायन की। और साथ ही साथ एक चीज़ होती है कि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन चेन में डिस्टेंस के बढ़ने पर वीक होता है। और चौथे कार्बन पे इसे हम नेग्लेजिबल मान लेते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो Cl एटम डायरेक्ट यहाँ पर लगा हुआ है निगेटिव चार्ज कार्बन को, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे तो निगेटिव चार्ज और Cl एटम यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, ये भी खींचेगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट निगेटिव चार्ज पे लगा है तो ज़्यादा पावर से खींचेगा, और यहाँ पर दूरी बढ़ने पर कम पावर से खींचेगा। तो यानी इस वाले कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा हो गई। और यहाँ पर अगर हम आते हैं तो क्या हो रहा है कि ये सबसे दूर लगा है, इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। और यहाँ पर है नहीं, केवल प्लस आई इफेक्ट होकर दे रहा है। तो ये कार्बो एनायन लीस्ट स्टेबल कहलाता है, और ये वाला कार्बो एनायन मोस्ट स्टेबल कहलाता है। और भी बहुत से होते हैं कार्बो एनायन, जैसे अगर आप देखें इसके केस में ये वाला कार्बो एनायन 3 डिग्री कार्बो एनायन है, ये 2 डिग्री कार्बो एनायन है, ये 1 डिग्री कार्बो एनायन है। ठीक है, 3 तरीके का कार्बो एनायन है, ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हम कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को रेजोनेंस से भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन आती है कि हम इसकी स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट से डिफाइन करें या रेजोनेंस से। तो एक चीज याद रखिएगा, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यानी रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट करता है, रेजोनेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस से डिफाइन करेंगे, ना कि इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 3 ग्रुप रेजोनेंस शो करेंगे और यहाँ पर 2 ग्रुप रेजोनेंस शो करेंगे और यहाँ पर 1 ग्रुप। तो इसकी वजह से ये वाला कार्बोनेट कहता है और ये वाला लीस्ट, ये वाला मोस्ट स्टेबल होगा।
रेजोनेंस की वजह से मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस से भी मतलब कहने का है कि रेजोनेंस भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी में, और रेजोनेंस स्ट्रॉन्गर होगा, या आप कह सकते हैं कि रेजोनेंस डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। अगर रेजोनेंस वाला कोई ग्रुप लगा है कार्बो एनायन पे तो वो बेहतर से शो करेगा रेजोनेंस, इस वजह से स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर 3 ग्रुप शो कर रहे हैं, और अगर हम सही से देखें तो यहाँ पर होगा क्या, ये 4 यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये रेजोनेंस 1 2 3 एराइल ग्रुप शो कर रहे हैं। यहाँ पर कितने शो करेंगे, केवल 2 ग्रुप रेजोनेंस शो करेंगे। अगर ये 4 यहाँ पर आएगा तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी ये यहाँ पर 3 ग्रुप रेजोनेंस शो कर रहे हैं, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। तो इसी वजह से इस कंडीशन में 3 डिग्री कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा होती है, अधिक होती है। कार्बो एनायन यहाँ पर आपके एन हो गए। अब बचे हैं आपके फ्री रेडिकल्स। कार्बीन, नाइट्रोजन, मतलब 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट बचे हैं, जिसमें से एक फ्री रेडिकल है, एक कार्बीन है और एक नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है हमारा फ्री रेडिकल। अगर हम फ्री रेडिकल्स को देखें, कार्बोकेटाइन के केस में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, कार्बो एनायन के केस में निगेटिव चार्ज था। फ्री रेडिकल के केस में कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज है, और साथ ही साथ ये हाईली रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो हम कह सकते हैं हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल स्पीशीज। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें काउंट, जब न्यूट्रल स्पीशीज है, इसके बाद हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाए तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी इसमें 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो हम कहेंगे सेप्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब सेप्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो गई, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो। जब 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, यानी ये बिहेव करेगी न्यूक्लियोफाइल की तरह। और लुईस ने दूसरा नाम न्यूक्लियोफाइल को क्या दिया था, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगी। इसमें ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं।
टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में एक जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी, और एक होता है sp3 हाइब्रिडाइज। एक होता है सिमिलर टू कार्बो कैटायन और एक होता है सिमिलर टू कार्बो एनायन। मतलब फ्री रेडिकल दो तरीके के होते हैं, जिसमें से एक sp3 या sp2 हाइब्रिडाइज, इसकी सिमिलरिटी होती है कार्बो एनायन की तरह। दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज, इसकी सिमिलरिटी होती है कार्बो एनायन की तरह।